Hello everybody, this is Danish and today we are going to discuss about the basic structure doctrine that was a judicial innovation given by the Supreme Court of India in the famous landmark case of Kesavananda Bharati. Okay sir, it is often said as the case that saved the Indian democracy. Why is it so? Because there was a tussle between the parliament and the judiciary, that is the Supreme Court, and this tussle was basically resolved in the light of the constitution to give the idea what can be amended and what cannot be amended, and to establish what is the basic framework or the basic structure of the Indian constitution. So let's start with the lecture for today. First of all, we are going to discuss about what you will expect in this lecture. First of all, we will have a small recap of what we read in the last class. Okay sir, and then the story between the tussle between the Supreme Court and the Parliament. ठीक है? And then followed by that we will study about the cases which had the lasting impact on the formation of the basic structure doctrine. And also in timeline we will study कि which cases arrived earlier, कैसे कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, and finally basic structure केशवानंद भारती, and even to a larger extent we will study about the some cases like Raj Narayan and the I.R. Kohilo cases. Okay sir, ठीक है. और लेकिन हम लोगों का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन द केशवानंद भारती जजमेंट. ठीक है सर. फिर लास्टली हम लोग ये देखें कि ये भी दिस इज़ नॉट द वेरी एप्ट और या ओनली एप्ट कंडीशन टू एस्टैब्लिश द टसल और टू रिजॉल्व द टसल. तो क्या क्या इश्यूज़ हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर ये क्या पढ़ाने लग गए आप? आर्टिकल 368 क्यों पढ़ाना है यहाँ पे? बिल्कुल ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? जब इस आर्टिकल को आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे आर्टिकल को डिटेल में तो हम लोग आगे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके इस पार्ट से ही पूरा का पूरा मैटर जो है वो लाइट में आता है. पढ़ते हैं इसको. क्या लिखा है सर? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग in this constitution, the parliament may, in the exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any of the provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. सर पढ़ दिया, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि द पार्लियामेंट जो है हमारा पार्लियामेंट, इसके पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है सर. और अगर देखा जाए कि इसी साल का जो प्रीलिम्स था, उस प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये तीनों वर्ड भी पूछे गए हैं, एडिशन, वेरिएशन और रिपील. क्या ये आर्टिकल 368 में कौन कौन से वर्ड मेंशन्ड हैं? तो एक क्वेश्चन तो ये अपने आप में स्टेटमेंट दिला देता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368. लेकिन अपने एजेंडा ऑफ द टुडे आगे इसको देख रहे हैं डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है. अब सर हम लोग देखते हैं कि ये लड़ाई कैसे चालू हुई और क्यों चालू हुई. तो आर्टिकल 13 जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा तो उसमें हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि लॉ क्या होता है आखिर. ठीक, उसमें हम लोगों ने देखा था ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूट्स, ये सब लॉज के पार्ट्स में आते हैं. लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई? ये जब बोला गया कि क्या अमेंडमेंट जो होता है वो लॉ होगा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट, क्या उसको हम लोग लॉ की कैटेगरी में डाल सकते हैं? इस बात पे सबसे पहले चर्चा चालू होती है. दूसरी बात, आर्टिकल 13 में ही हम लोग को प्रोविज़न मिलता है जुडिशियल रिव्यू का, कि क्या सुप्रीम कोर्ट जितने भी लॉज हैं, लेजिस्लेशन हैं, उन सब का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है. बिल्कुल कर सकती है. और वो देखेगी कि जो भी लॉ बनाया गया है क्या वो कंसिस्टेंट है विथ अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्राइमरीली पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है सर. तो दिक्कत क्या हुई? आर्टिकल 13 में बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट के पास पावर टू जुडिशियल रिव्यू है, और आर्टिकल 368 में बात कर रहा है कि द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप दोनों को अगर एक साथ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आएगा सर कि आखिर जो 368 आर्टिकल के अंदर जो पावर पार्लियामेंट को है, क्या वो ज़्यादा है आर्टिकल 13 के जो जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है उससे? ये तो बड़ा डाउटफुल सवाल चालू हो गया सर. क्यों?
क्योंकि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है तो सबसे पहली बार क्या होता है कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सर क्या किया गया, सबसे पहले एक 9th शेड्यूल को इस्टेब्लिश किया गया। 9th शेड्यूल में सर क्या किया गया, बोला गया कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही थी, अमेंडमेंट कर रही थी, उस लॉज को खास करके वहाँ पे जो लैंड ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉज था, लैंड ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ था, उन सबको पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में रखने लगी थी। क्यों कर रही थी पार्लियामेंट ऐसा? उसमें ऐसा बोला गया कि 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट पॉसिबल, जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट अलाउड बेसिकली। और उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने डीपीएसपी को नज़र पे रखते हुए बोला कि हम अपने पॉलिसी के डिसीजन जो ले रहे हैं वो एक सोशलिस्ट इन्वायरमेंट, एक सोशलिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को कोट किया गया। बोला कि इसमें बात किया जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अमंग ऑल द सिटीजन्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो सर उस टाइम जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स, ज़मींदार जो थे, उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स थी। तो सरकार चालू करती है कि लैंड होल्डर से वो ज़मीन को लेके और फिर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करती है। अब इससे दिक्कत क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी एट दैट टाइम वॉज अ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सर, फंडामेंटल राइट के अंदर में आता था। अब पार्लियामेंट अपना आर्टिकल 368 के पावर को यूज़ करके फंडामेंटल राइट को चेंज कर रही है, फंडामेंटल राइट को ले रही है, ओनरशिप राइट को ले रही है। तो टसल स्टार्ट होना ही था। ये टसल स्टार्ट होता है और सबसे पहले देखेंगे कि शंकरी प्रसाद जो एक लैंड होल्डर होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो सबसे पहली बार अपील करते हैं कि ये चल क्या रहा है भाई, है ना, वी हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे the rights and the land holdings and is distributing among the poor people and the farmers। और सरकार का क्या मोटिव था, सरकार का क्या पॉइंट था कि हम लोग जो है एक वेलफेयर स्टेट है, एक सोशलिज्म को नज़र पे रखते हुए हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स ना हो सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इनिशियली क्या करता है, स्ट्रक डाउन कर देता है लैंड रिफॉर्म लॉज को। बोलता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, उसको ब्रीच करता है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है सर, तो पार्लियामेंट इसी को एग्जेम्प्ट करते हुए, इसी को बाईपास करते हुए 9th शेड्यूल लेके आती है, बनाती है, और उसमें सारे के सारे एक्ट को, लैंड से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी एक्ट थे उसको 9th शेड्यूल में डालना स्टार्ट करती है। नॉट ओनली द सेंटर, इवन द स्टेट लॉज वर पुट अंडर दिस 9th शेड्यूल जस्ट टू इम्यूनाइज देम फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ग्रेट सर, इतना तो पता चल गया। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग चालू करते हैं आगे डॉक्ट्रिन को, बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने देख लिया 1951 में। ये भी देख लिया 9th शेड्यूल को क्यों लाया गया, इम्यूनाइज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। अब इसको जब एग्जिस्टेंस में लाया गया तो कम से कम 250 प्लस तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर दिए थे और उसको रख दिया था 9th शेड्यूल में कि अब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, अब इसको आराम से रहने देते हैं यहाँ पे। फिर प्रॉपर्टी ओनर्स जितने भी थे उनको बेचैनी होने लगी। दे स्टार्टेड चैलेंजिंग दिस लॉज इन द 9th शेड्यूल स्टेटिंग इट वायलेटेड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 that is also a protection of right of fundamental right of the citizen। तो प्रॉपर्टी ओनर भी बोलने लगे कि ये जो आप रख रहे हैं 9th शेड्यूल में, है ना, जिसमें इम्यूनिटी है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का वायलेशन कर रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे में क्या होता है, सबसे पहला जो केस है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, ये दोनों आसपास में है, 1952 और 1955 का केस है। इन दोनों जजमेंट में, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 इज बेसिकली सुप्रीम और ग्रेटर देन द पावर ऑफ गिवन इन आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि
सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, उस पावर के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन एक डिसेंटिंग जजमेंट देखने को मिला उसके बाद गोलकनाथ जजमेंट में। इसमें क्या हुआ, ये 1967 का जजमेंट है। इसने बोला कि आर्टिकल 368 जो है डील्स विथ ओनली अमेंडिंग प्रोसीजर एंड नॉट द अमेंडिंग पावर। अब ये एक नया सवाल खड़ा हो गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो अगर आप अच्छे से एक बार फिर से जाके देखिएगा आर्टिकल 368 को, तो उसमें बोला गया है कि द प्रोसीजर ऑफ डूइंग सो हैज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 368। अब ये नया सवाल ये स्टार्ट हुआ कि क्या पावर टू अमेंड दिया गया है या ओनली प्रोसीजर टू अमेंड दिया गया है। ठीक है ना। अब इसको नज़र पे रखते हुए कुछ कुछ चर्चाएं हुई और बेसिक स्ट्रक्चर जो एक टर्म है सबसे पहली बार डिस्कस होता है गोलकनाथ केस में। ठीक है। लेकिन फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज किया गया था केशवानंद भारती, जो आगे में लास्ट में हम लोग जजमेंट देखते हैं 1973 में। लेकिन अगर बोला जाए कि फर्स्ट टाइम दिस वाज यूज्ड इन विच जजमेंट, गोलकनाथ जजमेंट। गोलकनाथ जजमेंट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है पार्लियामेंट का वो सब कुछ चेंज कर सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको नहीं कर सकती। लेकिन ये कुछ जो था वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं किया गोलकनाथ जजमेंट में। ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट नहीं कर सकता आर्टिकल 368। ओके सर, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना केशवानंदा भारती जजमेंट। तो इसको सबसे पहली बार हेल्ड किया कि यहाँ पे अपने पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है। क्योंकि वो एक आइडेंटिटी ऑफ द नेशन है, वो एक आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री है। अगर आप उसी को चेंज कर देंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। अब उसके बाद क्या होता है, सरकार जो एट प्रेजेंट थी उस टाइम की, उसने सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया। बैंक का सर नेशनलाइजेशन किया और साथ ही साथ एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस किया। प्रिवी पर्सेस, ठीक है। ये प्रिवी पर्सेस उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जब अग्रीमेंट किए थे कि हम इंडिया के पार्ट बनेंगे, तो उन्होंने बोला था कि हमको पैसा मिलता रहना चाहिए, है ना, कुछ अमाउंट और सम टर्म्स एंड कंडीशन। सरकार बोली कि नहीं, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए और हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे और ये प्रिवी पर्सेस को जो है हम लोग एबॉलिश करेंगे। अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दिया इसको। ठीक है, कि अगेन इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो यहाँ से हमको साफ देखने को मिलता है कि द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट वर एट द लॉगर हेड। बिल्कुल सर। ऑल्सो इट वॉज मेड दैट आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करती है और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम की बात करती है इंडिविजुअल की, उन दोनों आर्टिकल जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट था उसको सबऑर्डिनेट माना गया आर्टिकल 39B और C के। और ये क्यों किया गया? जस्ट टू इंश्योर कि जो हमारा एक सोशल या एक वेलफेयर स्टेट है उसको हम लोग अपहोल्ड कर सकें। और साइटिंग दिस द प्रीवी पर्सेस वो एबॉलिश्ड। ठीक है। तो फाइनली प्रीवी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन अब सर हुआ क्या कि जितने भी ये जजमेंट आए थे अब तक, इन सब जजमेंट को चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती जजमेंट में। तो वो सब देखने के बाद उसने बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो तो वैलिड है। उस सारे जजेस ने माना कि वो तो वैलिड है। लेकिन जो बात थी कि आर्टिकल 368 के अंदर पावर और प्रोसीजर है, क्या वो दोनों है या दोनों में से कोई एक है? तो इसने केशवानंदा भारती ने माना कि वहाँ पावर भी मेंशन्ड है, पावर टू अमेंड एंड द प्रोसीजर टू अमेंड बोथ हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि जो लॉ का डेफिनेशन है, लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट को नहीं माना गया। अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ तो नहीं माना, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर माना कि इस अमेंडमेंट का जो 368 के अंदर पार्लियामेंट करेगी उसका जुडिशियल रिव्यू ज़रूर हो सकता है एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ग्रेट सर। तो अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बोल दिया गया कि पूरे एक कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, एक मूल ढांचा होगा जिसको पार्लियामेंट 368 के पावर के अंदर भी स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। और क्या बोला? तो 13 जजेस की बेंच थी ये, जो कि अब तक हाईएस्ट है इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
और इस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस सिकरी, उन्होंने बोला कि द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वॉज सब्जेक्ट टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ग्रांट करता है कुछ लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी लॉ या एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम और आप उस चीज़ को नज़र पे रखते हैं, और ये 7 जजेस आउट ऑफ द 13 गिव द जजमेंट कि आपके पास एक लिमिटेशन है, दैट इज़ द पावर टू अमेंड इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इज़ नॉट एब्सोल्यूट। पार्लियामेंट कुड नॉट यूज़ द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। क्या क्या नहीं कर सकता? डैमेज, एब्रोगेट, चेंज और ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जस्टिस सिकरी और जितने भी जजेस थे उन सब ने अपना अपना एक इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया जो वो मानते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। जस्टिस सिकरी ने बोला कि द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपब्लिक एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, द सेपरेशन ऑफ पावर and the distribution or the separation between the executive, legislature and the judiciary are part of the basic structure। और बाकी की भी जितने भी जजेस थे उन सब ने अलग अलग चीज़ें दिया, जैसे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, सोवरेनिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑल दिस थिंग्स वर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, इसको आप लोग चेंज, एब्रोगेट, ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो क्या दिस इज ऑल द एंड, या इतना ही लिस्ट ऑफ आइटम्स था, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता? नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक कोडिफाइड फॉर्म नहीं है, इज नॉट कोडिफाइड, एंड रादर द सब्जेक्टिविटी ऑफ द मैटर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रेट करता है केस बाय केस, तो वो बताएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर एक इशू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं। तो सर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिल रहा है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है सर। अब ये तो हुआ था 1973 का जजमेंट जो केशवानंद भारती जिसने इवॉल्व किया, इसी को बोलते हैं जुडिशियल इनोवेशन, जुडिशियल इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। लेकिन उसी के 2 साल के बाद सर एक इलेक्शन होता है जिसमें जो मैडम इंदिरा गांधी थी उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया। लेकिन हाई कोर्ट, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट थी, उसने एलिगेशन लगाया, उस वहाँ तक जब मैटर पहुँचा कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, मैल प्रैक्टिस हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड द इलेक्शन, अपहेल्ड कर दिया। ठीक। इंदिरा गांधी पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आपको राइट टू स्पीक एंड वोट इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट देयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैडम ने क्या किया? मीनवाइल 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और इतना हरी वे में पास किया कि एक दिन में वो लोकसभा से राज्यसभा दोनों जगह से पास हो जाता है। तो सर क्या था ऐसा? उसमें ये था कि उस पूरे प्रोसेस को मैडम बाईपास करना चाह रही थी कि जो इलेक्शन का जो मेल प्रैक्टिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है उसको बाईपास करना था। कैसे बाईपास करना था? ये जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें बोला गया कि द सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो एडजुडिकेट करे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लो, दिस मेड द जुडिशियरी एंड स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट वेरी डिस्टेंट और सेपरेट फ्रॉम द इशू, इलेक्शन इशूज़। अब इस वजह से क्या हुआ कि राजनारायण जो एक काउंटर पार्टी थे इसमें, उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है और जुडिशियल रिव्यू के भी बिल्कुल खिलाफ है ये, कि आप जो है अलाउ ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सके या एडजुडिकेट कर सके मैटर को। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से 5 में से 4 जजेस जो थे उन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड माना विथ सम करेक्शन। क्या करेक्शन माना? वो बोला कि आप जो प्रेजेंट इलेक्शन है उसमें जो आप एडजुडिकेशन के लिए रोक रहे हैं, बस वो चीज़ एक डाउटफुल है, रेस्ट मोस्ट ऑफ देम, इवन सम ऑफ देम वे आर कम्प्लीटली ओके, कि नहीं बिल्कुल सही अमेंडमेंट है। तो इस वजह से मैडम इलेक्शन जीत जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एडजुडिकेट नहीं कर सकता था। ठीक है सर। जजेस एक्सेप्टेड द पार्लियामेंट पावर टू पास लॉज दैट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इलेक्शन तो पहले हो चुका था, अब उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी एप्लीकेशन हो सकता है। जजेस ने इस बात को मान लिया। ठीक है सर।
अब उसके बाद मिनर्वा मिल केस होता है और वामन राव केस होता है। इन दोनों केसेस में भी अगर अगेन देखिएगा कि जो गवर्नमेंट थी उसने बोला कि सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। तो ये जो मिल ओनर थे इन लोगों ने चैलेंज कर दिया इस मैटर को, क्योंकि उनका जो ये एस्टैब्लिशमेंट था, उनका जो फैक्ट्री था, उसको बोला गया कि ये इसको हम लोग नेशनलाइज कर रहे हैं, इज़ ओपन टू ऑल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब जाता है मैटर वामन राव और मिनर्वा मिल दोनों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है और बोलता है कि नहीं, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच हैज़ इवॉल्व इन द केशवानंद भारती एंड अकॉर्डिंग टू दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और अगर जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 31C लाया गया था जिसमें लॉज टू इम्प्लीमेंट द DPSP कुड नॉट बी चैलेंज, इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था इस पर्टिकुलर इन दोनों केसेस में, इन दोनों मिनर्वा मिल और वामन राव केसेस में। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी अपहिल्ड कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आ जाइए एक कहानी देखते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसमें क्या हुआ था, 9 शेड्यूल का हम लोग देखे थे कि एडिशन हुआ था। उसमें बोला था कि इसमें जितने लॉज रखे जाएंगे वो इम्यून रहेगा फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जब इसको इंटरप्रेट किया गया तो इसको इंटरप्रेट किया गया IR कोहिलो केस में 2007 में, और इसमें बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 इज़ द कट ऑफ डेट। इससे पहले जितने लेजिस्लेशन इस 9 शेड्यूल में थे वहाँ तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन इस जजमेंट के बाद जितने भी लॉज उसमें डाले जाएंगे उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रेन या एब्सोल्यूट इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया गया IR कोहिलो केस में। ठीक है, तो इसलिए बोलता है दिस केस फर्दर स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। ठीक है सर, तो ये तो हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसका पर्पस क्या था। अब हम लोग एक मिनट देखते हैं कि कुछ इश्यूज भी थे। सबसे बड़ा इशू क्या था कि इसमें हम लोगों ने जुडिशरी को एक्सेसिव पावर दे दिया है, और हमारे जो 3 ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये तीनों सेपरेट रहे। इवन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 50 ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। अगर ये पावर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा और प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस साइमल्टेनियसली रहेगा, देन अ डेमोक्रेसी फंक्शन इन अ मोस्ट इफिशिएंट मैनर। ठीक है सर, तो सबसे पहला पावर क्या हुआ, एक्सेसिव पावर इन द जुडिशरी इज द इशू। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड एंड कोडिफाइड एंड केस बाय केस इंटरप्रिटेशन इज डन बाय द कोर्ट। तो सर मुझे पता ही नहीं कि नेक्स्ट कौन सा एजेंडा, नेक्स्ट कौन सा इशू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब तक मुझे पता है अलग अलग केसेस में बहुत सारे आ चुके हैं, सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, वेलफेयरिज्म, दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन व्हाट नेक्स्ट कुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर एक इशू है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं था, इसीलिए बोला जाता है ये कम्प्लीटली एक जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल इनोवेशन है। ठीक है, फिर एक बार ये भी दिक्कत हो सकती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का खतरा हो सकता है, जिसमें जुडिशरी जो है वो अपने जो फाइन लाइन होता है ना, बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, इस फाइन लाइन को ब्रीच ना कर दे। जब हम लोग देखते हैं फायर क्रैकर बैन का इशू जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कई बार कि दिस इज एक्चुअली द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर एंड नॉट दैट ऑफ द जुडिशरी। ठीक है सर, और लास्टली इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि आर्टिकल 50 में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया गया है, बताया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड द इशूज रिगार्डिंग द सेम। अब आगे में हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे उस फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं।
और जनरल अगर IAS नामा से रिलेटेड कोई भी लेक्चर से रिलेटेड या कोई सजेशंस हो या डाउट्स हो, आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं IAS नामा, या टेलीग्राम ID को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्विजेज़ देखने को मिलेंगे, आप उस क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। वो हाईली क्यूरेटेड फॉर्म में उसको बनाया जाता है और बिल्कुल UPSC का जो CSE का जो सिलेबस है उसको माइंड में नज़र पे रखते हुए उसको बनाया गया है। ठीक है, आप उसे अटेंड करें और अपने तैयारी को बूस्ट करते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।